एक सबसे कूल ट्रैवल पार्टनर से लेकर सबसे अच्छे दोस्त तक, यकीनन डॉगीज इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन आप वास्तव में अपने सबसे अच्छे दोस्त को कितना जानते हैं? हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जो शायद आप अपने इस दोस्त के बारे में नहीं जानते होंगे। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि डॉगीज भेड़ियों के वंशज हैं? जी हाँ, आइए और कुछ बातें जानते हैं। पहला, सुबह की सैर उनके लिए बहुत जरूरी है, खास तौर पर लंबे डॉगीज के लिए। वैसे आप ये बात सोचकर हमेशा हैरान होते होंगे कि उनको अपना पेट हल्का करने की जगह ढूंढने में इतना समय क्यों लगता है। अध्ययन से पता चला है कि अगर इन्हें खुले और बाहर के वातावरण में छोड़ दिया जाए तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं, जिसका अर्थ है कि वो उत्तर दक्षिण दिशा में अपना पेट हल्का करना ज्यादा पसंद करते हैं, न कि पूर्व पश्चिम दिशा में। ऐसा क्यों है ये कोई नहीं जानता। हालांकि इस बात पर अध्ययन चल रहा है कि उन्हें ये अजीब आदत क्यों है। दूसरा, भला ये प्यारी सी आंखें किसे पसंद नहीं आएंगी। वैसे जैसे ही आप इनकी आंखों में देखते हैं, वैसे ही आपके अंदर का लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है। यही कारण है कि हम उन्हें प्यार किए बिना नहीं रह सकते और उन्हें गले लगा लेते हैं। एक दिलचस्प तथ्य उनकी आंखों के बारे में भी है कि उनकी आंखों की रक्षा प्राकृतिक तरीके से होती है। कुत्तों की एक तीसरी पलक भी होती है, जिसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो आंखों की सुरक्षा और उन्हें साफ करने के लिए आगे पीछे घूमती है। तीसरा, इनके अंडकोश निकाल देने से इनकी जिंदगी बढ़ती है और इनकी आबादी भी नियंत्रित होती है। यही कारण है कि आज कई मालिक इसे अपना रहे हैं। हालांकि क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी फीमेल डॉग के अंडकोश नहीं निकालते हैं तो उसके साथी या उसके बच्चों का क्या होगा? अध्ययन से पता चला है कि निरंतर प्रजनन से वो 67,000 बच्चे दे सकते हैं, वो भी सिर्फ 6 सालों में। ओह, इतना बड़ा परिवार। चौथा, जब आप अपने कुत्तों को दूसरी आवाजों के साथ कान हिलाता देखते हैं तो यकीनन आपको बड़ा मजा आता होगा, है ना? लेकिन ये ऐसा करते कैसे हैं? वैसे उनके लिए ये बहुत आसान है। कुत्तों में 12 से अधिक अलग अलग मांसपेशियां होती हैं जो उनके कानों की गति को नियंत्रित करती हैं, जिससे वो कान को आवाज के साथ जैसे चाहे वैसे हिला सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि उन्हें तूफानों की गड़गड़ाहट से डर क्यों लगता है। शायद क्योंकि उनके संवेदनशील कानों को उस आवाज से तकलीफ पहुंचती हो। पांचवा, हमने ये तो सुना ही होगा कि कुछ स्वर्ग से आए फरिश्तों के पास पर नहीं बल्कि मूंछ होती है। कितनी प्यारी बात है ना? लेकिन कुत्तों के पास इतनी सारी मूंछें क्यों होती है? मुंह के पास, आंखों के ऊपर, जबड़े के नीचे वाले हिस्से में ये जो बाल होते हैं वो स्पर्श संवेदनशील होते हैं और इन्हें विब्रेसे कहा जाता है। ये इतने संवेदनशील होते हैं कि हवा में आए छोटे से बदलाव को भी महसूस कर लेते हैं। छठा, कुत्तों में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है जो उन्हें दिन के किसी भी समय सतर्क और सक्रिय रखती है। लेकिन वो अपना पसीना कैसे निकालते हैं? वैसे इनमें मनुष्यों के विपरीत केवल उन क्षेत्रों से पसीना निकलता है जहाँ फर नहीं होते, यानी कि उन्हें उनकी नाक और पंजों से ही पसीना आता है। सातवां, कई बार हमें लगता है कि हमारा कुत्ता अंधेरे से डर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुत्ते वास्तव में अंधेरे में देख सकते हैं टपीडम लूसिडम की मदद से। ये उनकी आंखों में एक शीशे जैसी झिल्ली होती है। आठवां, कुत्तों में कैंसर जैसी मानव बीमारी का पता लगाने का गुण होता है। कैसे? कैंसरग्रस्त कोशिकाएं मानव शरीर में स्वस्थ कोशिकाओं के उलट अलग अलग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती हैं और तभी कुत्ते किसी इंसान की सांस को सूंघ कर बता सकते हैं। नवां, हमने अपने सभी कुत्तों को चांद को देखकर अजीब सी आवाज निकालते हुए सुना है और हमें लगता था कि उन्हें चांद पसंद है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। हालांकि ऐसा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण होता है। इससे उन्हें नींद नहीं आती है और वो बेचैन हो जाते हैं, इसलिए वो ऐसी आवाज निकालते हैं। 10वां, जब आपका कुत्ता आपके पैरों के पास आकर बैठता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन उसके प्यार के पीछे एक इशारा होता है। शोधकर्ताओं के अनुसार वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो इंसान पर अपना हक समझते हैं और सुरक्षात्मक होने की भूमिका निभाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जीव अपनी ही प्रजाति को कैसे खा सकते हैं? कभी सोचा है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसानों को जिंदा खा जाए तो क्या होगा? बात बहुत ही अजीब है। हालांकि पशु साम्राज्य में कैनिबलिज्म यानी नरभक्षण काफी आम है। कई जानवरों की प्रजातियां जीवित रहने के लिए या शिकारियों से अपने घरों की रक्षा करने के लिए अपनी ही प्रजाति का भोजन करती हैं। लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि ये 5 जानवर वास्तव में अपने ही बच्चों या खुद की प्रजाति को खा रहे हैं। हैमस्टर, ये देखने में तो बहुत खूबसूरत होते हैं,
लेकिन हैमस्टर की अधिकांश प्रजातियां नरभक्षी होती हैं। नर और मादा हैमस्टर दोनों अपने बच्चों को खा जाते हैं यदि वे कमजोर या बीमार होते हैं। अगर वो बहुत सारे होते हैं, और तब भी खा जाती है जब वो दूसरे जानवरों से उनका बचाव करने में असक्षम होती है। प्रेइंग मैंटिस, इनके नाम पर मत जाइए। मादा प्रेइंग मैंटिस कभी कभी संभोग करने के तुरंत बाद अपने प्रेमी के सिर को काट लेती है ताकि वो होने वाले बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सके। उनके लिए ये काम इसलिए भी आसान होता है क्योंकि पुरुष आमतौर पर आकार में छोटा होता है। खरगोश बहुत ही प्यारा होता है और बहुत साफ भी। इन्हें सफाई इतनी पसंद है कि माँ पैदा करने के बाद अपने छोटे बच्चों को इसलिए खा लेती है ताकि आसपास सफाई हो। अगर वो खुद को और अपने बच्चों को शिकारियों से बचाने में असमर्थ पाती है तो बच्चों को खा जाती है। खरगोश जब भूखे प्यासे होते हैं या फिर उन्हें ठंड लगती है तब भी वो अपने बच्चों को खा जाते हैं। पोलर बेयर यानी ध्रुवीय भालू, हाल ही में आई खबरों से सामने आया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पोलर बेयर अपने बच्चों को खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। आइसबर्ग्स यानी हिमखंडों के कारण उनके लिए सील का शिकार करना मुश्किल हो गया है, इसलिए जीवित रहने के लिए वे अपने बच्चों को खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। मुर्गियां सत्ता और पदानुक्रम स्थापित करने के लिए एक दूसरे को चोंच मारती हैं, और यहीं से आया है पेकिंग ऑर्डर शब्द भी। मुर्गे भी आंख बंद करके एक दूसरे की नकल करते हैं, इसलिए यदि एक मुर्गा दूसरे को पीटना शुरू करता है तो बाकी भी उसमें शामिल हो जाते हैं। यही वजह है कि वो नरभक्षी में बदल जाते हैं। जिन मुर्गों को कैल्शियम की कमी होती है वे कभी कभी खुद के ही अंडे खा लेते हैं। तो अंडे खाने पर बुरा मत मानिए, ये सोच लीजिए कि मुर्गियां भी अपने अंडे खा जाती हैं। मच्छर, ऐसे खौफनाक जीव जिनके काटने के बाद आप सिर्फ खुजलाते ही रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो डायनासोर से भी पुराने हैं और ये अंटार्कटिक को छोड़कर किसी भी मुश्किल परिस्थिति में जिंदा रह सकते हैं। हाँ, ये छोटे उड़ने वाले जीव बहुत अनुकूल होते हैं। मच्छरों से आपका सामना तो जरूर हुआ होगा और शायद इस वक्त भी कोई मच्छर आपके आसपास आपको काटने की फिराक में हो। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये हमें काटते क्यों हैं और इन्हें हमारा खून पीने में क्या मजा आता है। मच्छरों की मौजूदा 3000 से ज्यादा प्रजातियों में से केवल मादा मच्छर ही इंसानों और बाकी मैमल्स का खून पीती हैं और नर मच्छर केवल फलों और पौधों के रस पर ही जिंदा रहते हैं। अब आपके मन में एक अलग सवाल चल रहा होगा कि ये हमें ढूंढते कैसे हैं? वैसे कई सालों तक हम यही सोचते थे कि मच्छर हमें लाइट की मदद से ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो होती है शरीर की गर्मी। मच्छर इंसान के शरीर की गर्मी की वजह से आकर्षित होते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उसका पता ये 20 मीटर की दूरी से ही लगा लेते हैं। वाह, क्या जासूसी मच्छर है ना? तथ्यों के अनुसार अपना पेट भरने के लिए मच्छरों को सिर्फ 4 मिनट लगते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? दरअसल जैसे ही इनका पेट भर जाता है, इनका शरीर खून को प्रोसेस करने लगता है और पानी को बाहर फेंक देता है और इन्हें सिर्फ रेड ब्लड सेल्स की ही जरूरत पड़ती है। और मादा मच्छर अपने शरीर के वजन से 3 गुना अधिक खून पी सकती हैं। क्या क्षमता है इनकी! लेकिन ये ऐसा करती क्यों है? ताकि वो अंडे देने की प्रक्रिया को अच्छी तरह से पूरा कर सके, जिसके लिए उन्हें प्रोटीन और आयरन की जरूरत पड़ती है और वो इन्हें इंसानों के खून से ही मिल सकता है। क्या आप जानते हैं कि वो एक बार में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 सुइयां आपको चुभाते हैं? तो जैसे ही मच्छर अपना शिकार ढूंढ लेते हैं, वैसे ही वो अपने प्रोबॉस्किस को आपकी त्वचा में डालते हैं और रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल्स ढूंढनी शुरू कर देते हैं। अगर उन्हें पहली बार में वेसल्स नहीं मिलती तो उसके बाद भी वो उसे ढूंढते रहते हैं। इनके प्रोबॉस्किस में 6 सुइयां होती हैं। उनमें से किनारे की 2 सुइयां तेज चाकू की तरह होती हैं जो इंसान की त्वचा को काटने में मदद करती हैं। 2 सुइयां टिश्यूज को एक दूसरे से अलग रखती हैं और उनमें से एक सुई, जिसे लेब्रम कहते हैं, वो ब्लड वेसल्स को ढूंढने में मदद करती हैं। इस सुई में 150 से ज्यादा रिसेप्टर्स होते हैं जो सही ब्लड वेसल्स को ढूंढने में मदद करते हैं और इसी से वो खून भी चूसते हैं। बाप रे! अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि 6वीं सुई या हाइपोफैरिंक्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इस सुई से हमारी त्वचा में छेद किया जाता है और लार यानी सलाइवा छोड़ा जाता है, जिससे खुजली और चुभन महसूस होती है। मच्छर की लार में 100 से ज्यादा एंजाइम्स होते हैं जो लोकल एनेस्थीसिया का काम करते हैं और खून को जमने से रोकते हैं। लगभग सभी इंसानों को मच्छर की इस लार से एलर्जी होती है। जी हाँ, सही सुना, लगभग सभी इंसानों को। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं होती। भाई, वो तो बहुत खुशकिस्मत है।
इंसान के शरीर से हिस्टामिन्स निकलते हैं, एक ऐसा रसायन जिससे त्वचा में खुजली और सूजन होती है। और व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, वो लार से लड़ने में मदद करती हैं, जिसकी वजह से हमारी त्वचा सूज जाती है और खुजली होती है। मच्छर जो लार छोड़ते हैं, उससे कभी कभी खतरनाक बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे मलेरिया, जीका, डेंगू और चिकनगुनिया आदि, जिससे करीब 10 लाख लोगों की जानें जाती हैं। बहुत बुरी बात है ये। इनके काटने से खुद को बचाने के लिए हम आपको एक टिप देते हैं। खुशबूदार मोमबत्तियां जलाइए, कुछ पौधे और हर्ब्स लगाइए, साथ में स्प्रेज और रिपेलेंट्स भी रखिए। एक बार करके देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि ये मच्छर आपसे कैसे दूर भागते हैं। क्या हो अगर पूरी दुनिया से सारी मधुमक्खियां मर जाएं? कुछ का कहना है कि दुनिया में आग लग जाएगी और कुछ का कहना है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया कैसे खत्म होगी? अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार यदि दुनिया की सभी मधुमक्खियां खत्म हो जाएं, तो इंसान सिर्फ अगले 4 सालों तक ही जिंदा रह पाएगा। डरावना है ना? लेकिन सच भी है। लेकिन मधुमक्खियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? और वास्तव में क्या होगा अगर सारी मधुमक्खियां मर गईं तो? इंसान मधुमक्खियों को लेकर उलझन में रहता है। इनसे हमें शहद तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही ये हमें दर्दनाक डंक भी मार सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये खास क्यों हैं? और अगर सारी मधुमक्खियां मर जाएं तो क्या होगा? खैर, हमें मोम और शहद तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा। दुनिया में मधुमक्खियों की 20,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। वो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स का सबसे खास समूह है और कुछ इस तरह काम करती हैं। मधुमक्खी रस चूसने के लिए फूल पर जाती है। फूल से निकलने वाला पॉलन मधुमक्खी के शरीर से चिपक जाता है। मधुमक्खी फिर उसी पॉलन को दूसरे फूल तक ले जाती है, जिसमें थोड़ा पॉलन उन फूलों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में चिपक जाता है और इस तरह पॉलिनेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है। कई मधुमक्खियां तो इन फूलों के साथ विकसित होती हैं और फूल उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। अगर मधुमक्खियां पॉलिनेशन नहीं करेंगी तो पौधे खत्म हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ब्लूबेरीज और चेरीज 90% तक मधुमक्खियों द्वारा किए गए पॉलिनेशन पर निर्भर करती हैं। इतना ही नहीं, हर रोज जो हम फल, सब्जियां, बीज और नट्स खाते हैं, उनके उगने में 70% काम मधुमक्खियां ही करती हैं। लेकिन सिर्फ पौधे ही नहीं है जो मधुमक्खियों पर निर्भर करते हैं, जानवरों को भी उन्हीं का सहारा है। वो अपने खाने के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर करते हैं। अगर सारी मधुमक्खियां मर जाएं, तो धीरे धीरे जानवर भी नहीं बचेंगे। मधुमक्खियों की वजह से ही कई बीज, फल और बेरीज मिलती हैं, यानी कि ऐसा खाना जो जानवरों के लिए बहुत जरूरी है। इन सभी कारणों की वजह से हमारा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा और उसी से इंसानों की जिंदगियों पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पृथ्वी पर रहने वाले 780 करोड़ लोगों को जीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हम जो 3 वक्त का खाना खाते हैं, उनमें से एक मधुमक्खियों की वजह से आता है। आज हमें जो खाना आसानी से मिल रहा है, उसके उत्पादन में धीरे धीरे कमी आने लगेगी और सुपरमार्केट में फल और सब्जियां आधी मात्रा में होंगे। बहुत ही आम सी चीजें जैसे बादाम, सेब, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, खीरे और यहाँ तक कि कॉटन से लेकर अल्फाल्फा के बीज जो डेयरी फीड के लिए उपयोग किए जाते हैं और मधुमक्खियों द्वारा पॉलिनेशन से ही मिलते हैं, ये सब गायब हो जाएंगे। जरा सोचिए, ये छोटी सी गड़बड़ हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत ला सकती है और भारी बदलाव आ सकते हैं। आइंस्टाइन के अनुसार मधुमक्खियां नहीं होंगी तो पौधे नहीं होंगे, ना ही जानवर होंगे और ना ही इंसान। सोचकर डर लगता है ना? इससे भी डरावना यह है कि मधुमक्खियों की तादाद कम होती जा रही है। वैज्ञानिक और मधुमक्खियां पालने वाले लोग छत्तों को बचाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मधुमक्खियों को बचाने का इतना ज्यादा प्रयास कभी नहीं किया गया था। मधुमक्खियों की कॉलोनी एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रही है, जिसे कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर कहते हैं, जिसका मतलब है अचानक मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी खत्म हो जाना और इनमें सिर्फ वही मधुमक्खियां बच रही हैं जो स्वस्थ हैं। मधुमक्खियों की विशाल संख्या हर साल मर जाती है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण इंसानी गतिविधियां हैं। कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, इंसानों द्वारा किया गया जलवायु परिवर्तन, मधुमक्खी का खराब पालन और उनके रहने की जगह को ठीक से ना रखना, ये सारे कारण मधुमक्खियों की आबादी को खत्म कर रहे हैं। तो हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? इसकी शुरुआत में हमारी आने वाली पीढ़ियों को मधुमक्खियों और उनसे होने वाले फायदों के बारे में बताना होगा। वो खतरनाक नहीं होती हैं, वो फूलों पर बैठती हैं और तब तक इंसानों पर हमला नहीं करती जब तक उन्हें खतरा महसूस नहीं होता। उनके बारे में जानने से हमें उन्हें और समझने का मौका मिलेगा।
चलिए बी फ्रेंडली पौधे लगाने की कोशिश करते हैं। मधुमक्खियों को ढेर सारे पौधों की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपना छत्ता बना सकें। हमें कीटनाशकों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और स्वॉर्म्स को बचाना चाहिए। अगर आपको एक नजर आए तो अपने लोकल बी कीपर को बता दें। कम से कम एक छत्ते की देखभाल की जिम्मेदारी भी लें। हम जानते हैं कि इनके डंक से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचती है, लेकिन हमें इन प्यारी सी मधुमक्खियों की बहुत जरूरत है, तो इन्हें बचाने की कोशिश जरूर कीजिए। कुदरत का ध्यान आप रखिए और कुदरत आपका ध्यान रखेगी। जिम्मेदार बनिए, अच्छे बनिए और हमेशा खुश रहिए।